आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 केबी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार करते चलिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 से शुरू किया जाएगा और आगे के सभी प्रश्नों को हल करके जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो नाम यहाँ पर बदल गया, हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहे या SN1 अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोनों प्रश्न का आंसर एक ही होगा। तो SN1 अभिक्रिया क्या होता है? तो यह अभिक्रिया जो होते हैं यह दो पदों में होते हैं। तो क्या लिखेंगे? यह अभिक्रिया कितने पदों में होते हैं? ये लिख लेंगे यहाँ पर, यह अभिक्रिया जो होता है वह दो पदों में होता है। यह अभिक्रिया कितने पदों में? दो पदों में होता है। दो पदों में पूर्ण होता है। दो पदों में क्या होता है? पूर्ण मतलब पूरा होता है, पूर्ण होता है। तो यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है SN1 अभिक्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि यह अभिक्रिया जो होता है वह दो पदों में क्या होता है? पूर्ण होता है। इतना तो आपको याद हो गया कि यह अभिक्रिया कितने पद में होता है? दो पद में होता है। जो पहला जो पद होता है, पहला जो पद होगा वह अभिक्रिया जो होगा, पहला पद धीमी गति से होता है। यह पहला पद जो किस में होता है? धीमी गति से होता है। धीमी गति से होता है। धीमी गति से तथा लिखेंगे। तथा दूसरा जो होता है, दूसरा जो गति होगा यहाँ पर, दूसरा जो पद होगा, दूसरा पद जो होता है वह तीव्र गति में होता है। दूसरा पद जो होगा वह तीव्र गति का मतलब हो गया वह मतलब तेज गति में होगा। तीव्र गति से होता है। मतलब यह जो अभिक्रिया होता है वह दो पदों में पूरा होता है और पहला पद जो होता है वह बहुत धीमी गति से होता है और दूसरा जो पद होता है वह बहुत तीव्र गति से होता है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। यह कौन सा कोटि है? तो कहेंगे यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह कई बार जो है पूछा गया है कि SN1 कौन सा कोटि का अभिक्रिया है? तो लिखेंगे यह प्रथम कोटि। यहाँ लिख लेंगे कौन सा कोटि रहेगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया माना जाता है। SN1 कौन सा कोटि है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर प्रथम कोटि की क्या है? अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की क्या है? यह अभिक्रिया है। अब यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गया। कितने पदों में पूरा होता है? दो पदों में जो है पूरा होता है। पहला जो पद होता है वो कैसा होता है? तो धीमी गति से होता है और दूसरा पद जो होता है वह तीव्र गति से होता है। अब इसमें जो है यह प्रथम कोटि की भी अभिक्रिया है। अब अगला लाइन लिखेंगे, इसमें जो प्रथम पद जो एल्किल होता है, देखेंगे यहाँ पर, इसमें प्रथम पद, इसमें प्रथम जो पद है, प्रथम पद कौन सा है? एल्किल हैलाइड रहता है। एल्किल हैलाइड रहता है। एल्किल हैलाइड जब क्रिया करता है, जब इसमें प्रथम पद एल्किल हैलाइड जब क्या करता है? क्रिया करता है। जब एल्किल हैलाइड जब क्रिया करता है तो क्या बना लेता है? क्रिया करता है तो कार्बोधन बनाता है। क्या बनाएगा यहाँ पर? कार्बोधन आयन जो है धनायन बना लेगा। कार्बोधन बनाता है। देखिए यह जो प्रथम पद होता है, एल्किल जो हैलाइड होते हैं जब ये क्रिया करते हैं तो कार्बोधनायन बना लेते हैं तथा ये कार्बोधनायन नाभिरागी अभिकर्मक से जब क्रिया करते हैं, तथा लिख लेंगे यहाँ पर, तथा यह कार्बोधनायन जो होते हैं वो किससे क्रिया करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे नाभिरागी अभिकर्मक। याद रखेंगे किससे? नाभिरागी अभिकर्मक से जब क्रिया करते हैं, नाभिरागी अभिकर्मक से क्रिया करते हैं,
करते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रिया करते हैं तो क्या बना लेते हैं, क्रिया करते हैं तो नया उत्पाद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नया उत्पाद बना लेते हैं, नया उत्पाद बना लेते हैं। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी अब क्रिया हो गया पूरा। अब S1 जो अब क्रिया है इसके बारे में अब बढ़िया से समझेंगे कि ये जो अब क्रिया है 2 पदों में होगा। कितने पदों में, 2 पदों में। जैसे यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, RX का मतलब क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड है। जब यह अब क्रिया करेगा तो ये कार्बोधनायन में बदल जाएगा। कार्बोधनायन मतलब R+ हो जाएगा और यहाँ पर जो है यक्स जो था यहाँ पर वो माइनस हो जाएगा। तो ये पहला अब क्रिया जो है समझ में आ गया होगा। जब एल्किल हैलाइड जब गर्म किया जाता है तो यह किस में टूट जाता है, कार्बोधनायन में टूट जाता है और उसके साथ जो है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन परिवार है यह बाहर निकल जाता है। तो यही बताया गया कि यह क्रिया 2 पदों में होता है, तभी ये पहला पद समाप्त हो गया। पहला पद जो होता है यह धीमी गति से होता है और दूसरा जो अभिक्रिया भी कराएंगे वह तीव्र गति से होगा। और किस कोटि का अभिक्रिया होता है, तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है। इसमें प्रथम पद जो एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड उसको कहा जाता है। जब क्रिया करता है तो कार्बोधनायन बनाता है और ये कार्बोधनायन जो है, जो हमारा कार्बोधनायन क्या है, RX जो है कार्बोधनायन है और ये नाभिरागी अभिकर्मक से क्रिया करेगा। नाभिरागी अभिकर्मक क्या होते हैं, तो OH के ऊपर माइनस, इसका नाम है नाभिरागी अभिकर्मक। जब इससे क्रिया करता है तो ये क्या बना लेता है, ROH हो जाता है। ROH का मतलब एल्किल एल्कोहल, इसका नाम एल्किल हो जाएगा और इसका नाम क्या है, एल्कोहल हो जाएगा। तो ROH के रूप में क्या हो गया, बदल गया। अब इस पर हम लोग अभिक्रिया के बारे में समझ लेंगे। अभी तो यहाँ पर अभिक्रिया के बारे में बताया गया, लेकिन अभी केमिकल ले करके नहीं बताया गया। अगर यहाँ पर कोई केमिकल ले करके हम लोग क्रिया कराते हैं तो ये नाभिक जो है प्रतिस्थापन जो स्नेह अभिक्रिया है ये कैसे टूटेगा। जैसे मान लेते हैं अगर एक केमिकल है, केमिकल का नाम ले लेते हैं यहाँ पर CH3, क्या है CH3 और यहाँ Cl है। अब इसको जब गर्म करेंगे तो CH3 Cl को अगर गर्म करते हैं तो ये R+ का मतलब क्या बनेगा, CH3 हो जाएगा, ये एल्किल हो जाएगा और इसमें क्लोराइड जो है ये हाइड्रोजन परिवार है ये बाहर आ जाएगा तो Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ जो कार्बोधन आयन है, एल्किल जो है ये कार्बोधन आयन जो है, अब ये क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, OH के ऊपर माइनस। OH के ऊपर माइनस का मतलब ये क्या है, इसी को कहा जाता है नाभिरागी अभिकर्मक से जब क्रिया करेगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा और मिल करके नया उत्पाद बना दिया CH3OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल जो है। यहाँ पर जो है एल्किल जो था, पहले एल्किल समूह का जो सदस्य था, अब यह पहला रोल नंबर लिखा गया है तो इसका नाम मेथिल है और यह OH इसमें जो जुटा है तो यह हो जाएगा मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो गया। तो नाभिरागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो S1 अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें 2 पदों में पूरा होता है। पहला जो पद होता है वह बहुत धीमी गति से होता है। क्या होता है, बहुत धीमी गति से होता है। यहाँ पे लिख देंगे धीमी गति और यहाँ नीचे लिखेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे धीमी गति में हो रहा है। और दूसरा जो क्रिया होता है वह तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होगा। और जब यह प्रथम जो क्रिया हो रहा है यह जो क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोधनायन बनाएगा और यह कार्बोधनायन ये नाभिरागी अभिकर्मक से जब क्रिया करेगा तो ये नया उत्पाद बना लेगा। इसी को कहा जाता है SN1 अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं SN1 अभिक्रिया आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्या है, हैलो एल्केन में कायरलता, ध्रुवण गुणकता, धारण, प्रतिलोमन तथा रेशमीकरण को समझाइए। तो यहाँ पर कितना प्रश्न हो गया, 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं और 5 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। इस प्रश्न को अगर अच्छे से तैयार कर लें तो 5 नंबर जो है इस पर मिल जाएगा। तो पहला जो हेडिंग क्या रहेगा, कायरलता क्या होता है। यहाँ पर नोट करेंगे हेडिंग जो है, पहला जो हेडिंग क्या बनेगा, कायरलता। कायरलता का अगर दूसरा नाम की बात करें तो कायरलता का जो दूसरा नाम होता है उसका नाम होता है असम्मित। क्या नाम होता है, असम्मित नाम होता है। इसका 2 नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर असम्मित कहेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न जो बनेगा, कायरलता से आप क्या समझते हैं, तो कायरलता की परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दें तो कायरलता की परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, हैलो
एल्केन की जो कायरलता होती है, जो कार्बन परमाणु की जो चारों जो है श्रृंखला होती है, वो अलग अलग संयोजकता से जुड़ा होता है। तो कैसे परिभाषा को लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हैलो एल्केन। बहुत आसान परिभाषा है, बस एक बार परिभाषा को पढ़ लीजिए, परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर हैलो एल्केन में कायरलता, हैलो एल्केन में कायरलता तब होती है कायरलता तब होती है जब कार्बन परमाणु चारों अलग अलग प्रकार की संयोजकता से जुड़ा हो। अब कितना आसान परिभाषा है, बस 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या होगा आपको याद हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल जब समझेंगे तो कहेंगे परिभाषा और आसान हो गया। क्या बताया गया है कि आपको हैलो एल्केन लेना है और कायरलता तब होती है जब कार्बन परमाणु, अब यहाँ कार्बन परमाणु हो गया C, इसमें अलग अलग प्रकार के, अलग मतलब इधर Cl जोड़ दीजिए, यहाँ पर जो है आपका जो है H जोड़ दीजिए, यहाँ पर जो है C2H5 जोड़ दीजिए, इधर आपका जो है CH3 जोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं ना, यह कार्बन परमाणु तो है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, या एथिल है, या मेथिल है, अलग अलग जुड़ा रहेगा। उसी को कहा जाता है क्या, कायरलता। उसी को असम्मित कहते हैं। असम्मित मतलब इसमें अलग अलग जो है परमाणु इसमें जुड़ा है, अलग अलग संयोजकता परमाणु जो है इसके अंदर जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा रहेगा, कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है, वही क्या बन जाएगा, कायरलता हो गया। तो उम्मीद करते हैं कायरलता जो है आप लोग समझ गए होंगे। कायरलता का मतलब क्या होता है, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अलग अलग संयोजकता जो है जुड़ा रहना कायरलता कहलाती है। अगला हेडिंग जो रहेगा ध्रुवण घूर्णकता। क्या हेडिंग है, अगला हेडिंग जो बनेगा ध्रुवण जो है घूर्णकता से आप क्या समझते हैं। अब ऐसे नाम से ही परिभाषा छिपा हुआ है कि ध्रुवण जो है घूर्णकता क्या होते हैं। बहुत आसान इसका भी परिभाषा है। ऊपर वाला परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे कि कार्बन परमाणु से अलग अलग जो है प्रकार के जो संयोजकता जुड़ा है उसी को कायरलता कहा गया है। अब ध्रुवण जो है ध्रुवण जो है घूर्णकता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा जो है अभी ऊपर जो परिभाषा बनाए हैं इसको कहा जाता है किरेल। क्या बोला जाता है यहाँ पर, किरेल बोला जाता है। किरो हैलो एल्केन बोल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर किरेल, जो ऊपर बना हुआ है किरेल हैलो एल्केन, किरेल किरेल का मतलब क्या, कायरलता की बात कहा जा रहा है। तो किरेल हैलो एल्केन ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर या बाईं ओर कर दीजिए या दाईं ओर, बाईं ओर या दाईं ओर घुमा सकते हैं। इस क्षमता को क्या कहा जाता है, इस क्षमता को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। घूर्णकता का मतलब घूमना, घूर्णकता कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कितनी आसान है, आपको जो है एक ऊपर वाला जो देख रहे हैं बना हुआ है, अगर उसी को बना सकते हैं, या आप अगला जो एग्जाम्पल बना सकते हैं कि अगर ये C है और ऊपर जो है अलग संयोजकता जुड़ा है, यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ पर OH जोड़ दीजिए, यहाँ पर जो है H जोड़ दीजिए, यहाँ पर जो है देख रहे हैं COOH जोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है अलग अलग संयोजकता है,
अलग अलग क्या है, संयोजकता है। अब यहाँ अलग अलग संयोजकता है, तो अगर इसको घुमा दिया जाए, मतलब इसको उठा करके इधर कर दिया जाए, अब इसको इधर घुमा करके कर दे, यहाँ पे कर दिया जाए, यहाँ पर आ जाए, और ये वाला उठ करके, ये वाला उठ करके इसके पास चला जाए, इसके पास चला जाए, तो यही तो बना ध्रुवण घूर्णकता। ध्रुवण घूर्णकता माने घूमना, घड़ी के सुई के अनुसार घूमने की क्रिया ही क्या कहलाएगा, ध्रुवण घूर्णकता कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसका बनाएंगे, इसका ध्रुवण घूर्णकता बनाएंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पर सी रहेगा, और यहाँ ऊपर जो बना हुआ है ऊपर में नहीं चेंजिंग होता है, याद रखिएगा, CH3 और C OH है, ये रहेगा, ये OH है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर यह हो जाएगा HO हो गया, और ये वाला उधर चला जाएगा तो ये क्या बन गया, EH हो गया। मतलब ये जो है घूम गया, घूमने का मतलब क्या हो गया, घूर्णन, ये इधर आ गया है, और ये वाला जो है, ये वाला जो है इधर चला गया, एक दूसरे का क्या हो गया, इसका एक दूसरे का क्या बना, विलोम बन गया। ध्रुवण घूर्णकता, ये उठ करके यहाँ आना है और ये उठ करके यहाँ जाना है, तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे का जो है आ चुका, स्थान बदल गया है, स्थान ये जो बदला हुआ उसी स्थान को बदलने को क्या कहलाएगा, ध्रुवण घूर्णकता। क्या होता है, किरेल। अब किरेल क्यों, मतलब किरेल का मतलब क्या है, कायरलता की बात हो रहा है, कायरलता ये बना हुआ। कायरलता किसे कहते हैं, कार्बन परमाणु में अलग अलग संयोजकता जुड़ता है, उसी को कायरलता कहते हैं। ये कायरलता हो गया, इसमें जो है ध्रुवित प्रकाश के बाईं ओर और या दाईं ओर घूम सकते हैं। अब बाईं ओर घुमा लीजिए, दाईं ओर घुमा सकते हैं, इसी क्षमता को क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। उम्मीद करते हैं यह भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे लास्ट, इसमें जो तीसरा जो हेडिंग देख रहे हैं, धारण, क्या पर समझेंगे, इसमें धारण क्या होता है। अब धारण के बारे में देखेंगे, अगला जो है इसमें है धारण क्या होते हैं। धारण बहुत ही आसान है। धारण का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ धारण करना पड़ेगा। तो कैसे धारण करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की जो S1 अभिक्रिया है, S1 अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन निकल कर कार्बोधनायन बनाते हैं, कार्बोधनायन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, धारण कहते हैं। कितना आसान है, धारण कहते हैं। तो धारण की परिभाषा क्या है, हेलो एल्केन के जो S1 अभिक्रिया होती है। अब S1 अभिक्रिया कैसे होती है, तो आप लोग पढ़े होंगे S1 अभिक्रिया में क्या बताया गया है। तो S1 अभिक्रिया में क्या होता है, जब यह CH3 और क्या होता है, Cl होता है, और ये धीमी गति से होता है। क्या होता है, यह धीमी गति से जब होता है तो ये क्या बनेगा, CH3 प्लस हो जाता है और Cl क्या होता है, माइनस हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ धारण क्या हो गया, यहाँ देख सकते हैं धारण कर लिया, ये धन आयन बन गया और ये क्या बन गया, ऋण आयन हो गया। तो हेलो एल्केन की जो अभिक्रिया होती है, S1 अभिक्रिया, इसमें धन आयन और क्या होता है, ऋण आयन होता है। तो ये धारण क्या किए हैं, इसमें धारण क्या आ गया, धन आवेश और ऋण आवेश आ गया, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धारण कहा जाता है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है, परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो धारण की भी परिभाषा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोमन क्या होता है, प्रतिलोमन की परिभाषा क्या है। अब प्रतिलोमन के बारे में समझेंगे। अब प्रतिलोमन के बारे में समझेंगे कि प्रतिलोमन क्या होता है। प्रतिलोमन का मतलब होता है यदि रासायनिक अभिक्रिया होने पर, यदि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद समूहों के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा हो जाए। किसे, अभिकारक से उल्टा हो जाए, अभिकारक से क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रतिलोमन। इस घटना को प्रतिलोमन का मतलब उल्टा,
यहाँ पर उल्टा हो जाता है, प्रतिलोमन कहते हैं। अब इस परिभाषा को एक बार पढ़ेंगे, परिभाषा को क्या होगा याद हो जाएगा। तो क्या बताया गया, यदि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद समूहों के जोड़ने का क्रम अभिकारक से क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रतिलोमन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर जो है C, अगर यहाँ पर बनाते हैं तो अगर ये C है और ऊपर जो है ऐसे H जुड़ा है, H, और यहाँ थोड़ा पहचान बदलने के लिए यहाँ पर जो है अगर ऐसे बना रहे हैं और यहाँ पर लिखे हैं C2H5 लिखे हैं, और यहाँ थोड़ा स्प्रिंग जैसे बना लेते हैं डॉट डॉट करके, और यहाँ पर लिखते हैं H3C है, क्या है, H3 है, C है, और यह है Cl है। अब इसका प्रतिलोमन जब कराएंगे तो प्रतिलोमन कैसे होता है, मतलब यहाँ OH के ऊपर माइनस है तो यह OH इसके पास आ जाएगा, मतलब OH यहाँ चला जाएगा, OH हो गया, और ये C आ जाएगा। अब H इधर की तरफ था, इधर जा रहा था, तो ये अब इधर हो जाएगा, अब इसका उल्टा कर देना है, H इधर हो जाएगा, और ये तो आपको इधर ही रहेगा, मतलब जो जैसे बना था या नीचे की तरफ ऐसे इसको जो है आप बना लेंगे और इसमें नहीं बदलाव होगा, और ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। और जो स्प्रिंग की तरह जो नीचे की तरफ बना था तो यह आपका इधर जो है स्प्रिंग की तरफ नीचे की बना लेंगे, और ये हो जाएगा CH3, क्या बनेगा, CH3। इसी को कहा जाता है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का मतलब यह वाला भाग इधर हो जाएगा, यह इधर था तो इधर हो जाएगा, और ये अपनी जगह पे रहेगा, और Cl जो है यहाँ पर Cl की जगह पर OH आ जाएगा, कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इसी को कहा गया है प्रतिलोमन, क्या कहते हैं, प्रतिलोमन। अब यहाँ पर लास्ट जो हेडिंग बचा है, अब लास्ट हेडिंग के बारे में समझेंगे, क्या है, रेशमीकरण। क्या नाम है, रेशमीकरण की परिभाषा क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर रेशमीकरण। अब रेशमीकरण किसे कहते हैं, अब इसका भी परिभाषा जो है बहुत ही क्या है, आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो परिभाषा को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, रेशमीकरण का भी परिभाषा। तो यहाँ लिखेंगे जब SN1 अभिक्रिया धारण, अभी धारण पढ़े हैं ना, ऊपर बताया गया है अभी, धारण तथा प्रतिलोमन, ये दोनों की बात कर रहे हैं, धारण तथा प्रतिलोमन बराबर मात्रा में क्या हो जाए, बराबर मात्रा में बनते हैं, बराबर मात्रा में क्या होते हैं, बनते हैं तो परिणामी मिश्रण को रेशमीकरण मिश्रण कहते हैं, जो कि ध्रुवण घूर्णकता नहीं होता है, जो कि इसमें जो है याद रखेंगे, जो कि इसमें कौन सा नहीं होगा, ध्रुवण घूर्णकता नहीं होता है। इस घटना को क्या कहा जाएगा, इस घटना को रेशमीकरण कहते हैं। मतलब इसमें दो तो रहेगा, कौन कौन, धारण रहेगा, प्रतिलोमन रहेगा, बराबर मात्रा में बनेंगे, धारण प्रतिलोमन जो है बराबर मात्रा में बनते हैं। परिणामी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, रेशमीकरण मिश्रण कहा जाएगा, जो कि ध्रुवण घूर्णकता नहीं होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, रेशमीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 5 हेडिंग बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों की निर्जलीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह प्रश्न तो बहुत ही आईएमपी है और यह प्रश्न हर साल के पेपर में आ रहा है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को जो है निर्जलीकरण कराना है और उसकी रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल का जो है हम लोग निर्जलीकरण कराएंगे। तो यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। अब प्राथमिक एल्कोहल में अब यहाँ पे कोई भी एक प्राथमिक एल्कोहल ले लिया जाएगा और यहाँ से जो है इसको
गर्म किया जाएगा और इसमें का जल का जो भाग है, जल का निर्जलीकरण का मतलब जल इसमें से क्या करेंगे, बाहर को निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल लेना है, जब प्राथमिक एल्कोहल, अगर प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई प्राथमिक एल्कोहल ले रहे तो प्राथमिक एल्कोहल किसको कहा जाता है, तो जिसमें CH3 एक रहेगा, याद रखेंगे CH3 एक रहेगा तो समझिएगा प्राथमिक एल्कोहल है। तो अगर हम प्राथमिक एल्कोहल की बात करें, अगर हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लें यहाँ पर, एथिल एल्कोहल, तो लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल में हम क्या ले रहे हैं, एथिल एल्कोहल ले लिया जाए। तो एथिल एल्कोहल को और कितना परसेंट, 90% जो है H2SO4, H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो 90% H2SO4 के उपस्थित में जो है, अब यहाँ पर हम लोग को गर्म करेंगे कितने डिग्री तक, तो लिखेंगे उपस्थित में जो है 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, गर्म करते हैं तो अब ये एथिल एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल में आते हैं तो यह एथीन बन जाता है। एथीन का दूसरा नाम एथिलीन भी कहा जाता है। तो एथीन तथा लिखेंगे तथा जल बाहर निकल जाता है, जल क्या हो जाता है, एथीन तथा जल जो है बाहर निकल जाता है, मतलब जल जो इसमें से कहा जाएगा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या बना है, एथीन बनता है, एथीन बनता है, लिख देंगे बनता है तथा जल क्या आता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर CH3 देखेंगे, यहाँ पे देखिए CH3 एक रहता है, जिसमें CH3 एक रहेगा मतलब 1 जुड़ा रहेगा और OH के साथ रहता है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल कहा जाता है। और कितने डिग्री पर इसको गर्म करना है और किसके उपस्थित में, तो 90% जो रहेगा H2SO4 रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा, और इसके साथ जो है 170 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो यह एथीन बन जाएगा, CH2 लिखेंगे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड और CH2 हो जाएगा, और इसमें का जल जो है H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह रिएक्शन आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी प्राथमिक एल्कोहल की बात किया जा रहा है, तो प्राथमिक एल्कोहल अगर लेते हैं तो उसमें से जल को बाहर जब निकालना है तो 90% आपको क्या लेना पड़ेगा, H2SO4 लेना पड़ेगा। और कितने डिग्री पे गर्म करेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे, 90% H2SO4 के उपस्थित में 170 डिग्री पे गर्म करेंगे तो ये जल क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया प्राथमिक एल्कोहल की बात। अब हम लोग सीखेंगे द्वितीयक एल्कोहल। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, अब द्वितीयक एल्कोहल की बात के समझेंगे। तो द्वितीयक एल्कोहल में कैसे जल को बाहर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल। अब यहाँ द्वितीयक एल्कोहल को ले लिया जाए, तो अब द्वितीयक एल्कोहल क्या लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल को जब गर्म करेंगे और कितने परसेंट H2SO4 रहेगा, तो यहाँ पे जब लिखेंगे, जब लिखाएगा यहाँ पर लिखेंगे जब द्वितीयक द्वितीयक जो है एल्कोहल, और द्वितीयक एल्कोहल में क्या लेना पड़ेगा, 2 अंश, क्या कर सकते हैं, 2 अंश इसको बोला जाएगा, 2 अंश जो है एल्कोहल, 2 अंश एल्कोहल को कितने परसेंट लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 60%, याद रखेंगे इसमें कितने परसेंट, 60% जो है H2SO4 लेंगे इसमें, इसके ऊपर वाला में कितना परसेंट था, 90% था, और इसमें कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ऊपर वाला में देखेंगे यहाँ 90% है और यहाँ पर 60% जो है H2SO4 के उपस्थित में जब गर्म करते हैं, उपस्थित में जब गर्म किया जाएगा, उपस्थित में कितने डिग्री गर्म करना है, यहाँ पर उपस्थित में 100 डिग्री से, ऊपर वाला में 170 था, इसमें 100 आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो इसमें से कौन बाहर निकल जाता है, गर्म करते हैं तो इसमें से जो है जल तो बाहर निकलेगा ही, इसमें क्या बनेगा, निकलेगा तो प्रोपीन, क्या बनेगा, प्रोपीन तथा क्या हो जाएगा, तथा जल जो है बाहर निकल जाएगा, जल इसमें लिखेंगे तथा जल बाहर निकल जाता है, जल क्या जाएगा, बाहर निकल जाता है, जाता है।
तो अब यहाँ पर द्वितीयक जो है एल्कोहल को ले लिया जाएगा और इसमें से इसको प्रोपीन में बदल दिया जाएगा और इसमें से जल को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे यहाँ लिखेंगे CH3 और ये लिखेंगे CH और ये हो जाएगा OH और नीचे लिखेगा CH3। अब इसमें से जब इसको कितने डिग्री पे गर्म करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ऊपर जो है कितने परसेंट लेना है, 60% जो है H2SO4 ले लिया जाएगा। गर्म जब करेंगे तो ये बनेगा क्या, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और इसमें से जल क्या आ जाएगा, इसमें जल जो है बाहर निकल जाएगा। H2O प्लस लिख देंगे यहाँ पर, H2O हो जाएगा। इसमें से जल क्या आ जाएगा, बाहर जो है निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ दो अंश जो है एल्कोहल को लिया जाएगा और इसको जो है 60% H2SO4 के उपस्थित में जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है तो इसमें से जल जो है क्या जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो अब सीखेंगे लास्ट इसमें तृतीयक एल्कोहल। अब यहाँ लिखेंगे तृतीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे कराएंगे, लिखेंगे यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल। अब तृतीयक एल्कोहल का जब निर्जलीकरण होगा तो इसमें कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर वाला लिखा गया 2, इसी प्रकार इसको भी आप परिभाषा को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब यहाँ पर तृतीयक वाले में लिखेंगे कि जब क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब तृतीयक एल्कोहल को लेना है, क्या लेंगे यहाँ पर, जब तृतीयक एल्कोहल को जब लिया जाएगा, तृतीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में कितना अंश लेते हैं, तो इसको बोला जाएगा 3 अंश जो है एल्कोहल ही बोला जाता है। 3 अंश एल्कोहल कहेंगे। इसको ले करके जब गर्म करेंगे एल्कोहल को कितने परसेंट इसमें लेना है, तो इसमें याद रखेंगे इसमें जो रहेगा 20%। इसके ऊपर ताकि 60% था, अब इसमें क्या हो गया 20% H2SO4 रहेगा। H2SO4 के उपस्थित में कितने डिग्री इसमें गर्म करेंगे, तो इसमें 80 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है। अब बताइए यहाँ तृतीयक एल्कोहल जो लेंगे वह कितने परसेंट H2SO4 रहेगा, 20% H2SO4 रहेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, 2 मेथिल और क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोपीन 2 मेथिल प्रोपीन 1 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है होता है तथा जल जो है क्या जाएगा, तथा जल बाहर निकल जाता है, जल क्या आता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि इनका रिएक्शन कैसे कराया जाएगा। तो यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल को लेंगे तो मतलब तृतीयक एल्कोहल मतलब CH3 3 रहेगा, CH3 ऊपर यहाँ पर रहेगा, एक नीचे रहेगा। अब यहाँ CH3 हो गया और यह OH है, ये तृतीयक एल्कोहल हो गया। अब तृतीयक एल्कोहल को जो है कितने डिग्री पर गर्म करना है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे गर्म करना है। 80 डिग्री सेल्सियस और को परसेंट रहेगा, 20% जो है क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा। इसके उपस्थित में जब गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और नीचे लगा रहेगा यहाँ पर CH3 हो जाएगा और जल इसमें से क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यह पहले नंबर हो जाएगा और ये दूसरे नंबर हो जाएगा। इधर से अगर चलेंगे यहाँ आपका तीसरा हो गया, दूसरा हो जाएगा, ये पहला नंबर हो जाएगा। 1 2 3, तो एक नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, 2 मेथिल। दूसरे नंबर पर लगा है मेथिल और प्रोपिल 1, प्रोपिल मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लगा इसने प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन 3 है इसलिए इसको प्रोपेन कहा जाएगा और डबल बॉन्ड लगा तो प्रोपीन बोला जाएगा। इन इसमें जोड़ लिया जाता है और जल क्या होता है, इसमें बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया आपका तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो उम्मीद करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण कैसे कराया गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल से क्रिया कराना है और यहाँ पर 5 अपक्रिया को आपको बताना है। पहला अपक्रिया क्या कराना है, 4 नाइट्रोफिनॉल, मतलब 4 नाइट्रोफिनॉल कैसे बनेगा, पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, 4 ब्रोमोफिनॉल कैसे बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड कैसे बनेगा, बेंजोक्विनोन कैसे बनेगा। तो एक एक जो है आपको बताया जाएगा क्रमशः। पहला जो लिखेंगे हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या,
4 नाइट्रो जो है फिनोल हम लोग बनाने जा रहे हैं। 4 नाइट्रो फिनोल कैसे बनेगा, इसकी बनाने की क्या विधि है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अगर हम लोग फिनोल लेके फिनोल को साथ क्रिया कराना है, तो जब फिनोल के साथ क्रिया कराना है तो फिनोल को तो लेना पड़ेगा। लिखेंगे जब फिनोल किससे क्रिया करा दें, तनु जो है यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, क्रिया कराया जाता है तो 4 नाइट्रोफिनोल बनेगा और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होगा तथा जल बनता है। अब इस सब क्रिया को कैसे समझेंगे। अब यहाँ पर हमको फिनोल को लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिनोल को ले लेंगे। फिनोल का सूत्र कैसे बनता है, ये बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ जाए तो इसको क्या कहते हैं, फिनोल कहा जाता है। अब ये क्रिया किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल से। HNO3 से जब क्रिया कराएंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर प्राप्त होगा, ये तो हो जाएगा फिनोल हो जाएगा। और फिनोल में क्या हमको लाना है, 4 नाइट्रो चौथे नंबर पर, ठीक है ना, चौथे नंबर पर 1 2 3 4, इसको चौथे नंबर पे कहा जाएगा, NO2 हो जाएगा, चौथे नंबर पे हो गया। और जल प्राप्त हो जाएगा, जल का मतलब H2O। अब ये क्रिया जो है पूरा हो गया। अब ये 4 जो है नाइट्रोफिनोल कैसे बना, तो हम फिनोल के साथ क्रिया कराएं, किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराए हैं तो यहाँ पर क्या बना है, तो देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया हुआ है तो 4 नाइट्रो जो है क्या बना है, फिनोल बन गया और जल बन गया। तो उम्मीद करते हैं यह अब क्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, NO2 लग गया यहाँ पर। जब NO2 लग गया तो यहाँ पर एक H है और एक H यहाँ से निकलेगा, तो H और H मिलके H2 और O बचा है तो O लग गया है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं ये आप अब क्रिया समझ गए होंगे, पहला वाला। अब दूसरा जो हम लोग अब क्रिया समझेंगे, हम लोग दूसरा अब क्रिया क्या बनाना था, पिक्रिक अम्ल। ये तो हमेशा पूछा जाता है पेपर में कि पिक्रिक जो है अम्ल कैसे बनता है। तो पिक्रिक जो है अम्ल बनाने की विधि हम लोग समझेंगे कि पिक्रिक अम्ल हमको बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पिक्रिक अम्ल में क्या लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पिक्रिक अम्ल में जो लेंगे, हम लोग फिनोल को लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर फिनोल को, अब ये जो तनु लिखे थे अब यहाँ सांद्र लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को लेंगे। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, कराया जाता है तो पिक्रिक अम्ल, क्या बनेगा आपको, पिक्रिक अम्ल। यह प्रश्न याद रखेंगे, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। पिक्रिक अम्ल जो है बनेगा और उसके साथ जो है यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा, जल इसमें भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तथा क्या बन जाएगा इसमें भी, तथा जल बनता है। तो अब यहाँ पर भी नाइट्रिक अम्ल को ही लेके गर्म करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लेना पड़ेगा, हमको फिनोल लेना पड़ेगा। तो ये तो बन गया फिनोल, बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाता है तो यह हो जाता है फिनोल। और यहाँ पर क्रिया कराएंगे HNO3 से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर OH तो लगा रहेगा, यहाँ पर एक NO2 लग जाएगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा और एक NO2 यहाँ लग जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ 3 NO2 लग गया, तो यहाँ पर NO2 जो है 3 लग गया, तो इसी को कहा गया है पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। इसका अगर IPSC नाम की बात करें तो इसका नाम होगा 2, 4, 6, दूसरे नंबर, चौथे नंबर और छठवें नंबर पर जो है ट्राई मतलब 3 लगा है, ट्राई है, नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो फिनोल इसको कहा जाता है। इसका IPSC नाम हो जाएगा, तो इसका IPSC नाम क्या बनेगा,
2,4,6 नाइट्रो जो है फिनोल कहा गया है। और यहाँ जल जो है क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर लिखेंगे H2O हो जाएगा। यहाँ पर H2O संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ भी संतुलित करने के लिए 3 लगा लेंगे। दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुलित हो गया। यही इसी को कहा गया है पिक्रिक अम्ल। याद रखेंगे यह NO2 है, क्या है, NO2 है, या NO2 ये 3 जगह जो है आपका दूसरे नंबर और चौथे नंबर और 6वें नंबर पर जो है NO2 जुड़ा रहता है, तो इसको कहा जाता है पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। और पिक्रिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या होता है, IPSC नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं पिक्रिक अम्ल कैसे बना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगला जो पढ़ेंगे, अगला क्या बनाना था, अगला बनाना है 4 ब्रोमो फिनोल बनाना है। 4 ब्रोमो जो है फिनोल बनाना है। चौथे नंबर पर ब्रोमो हमको जोड़ना है। तो कैसे हम लोग को जोड़ेंगे, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। 4 ब्रोमो फिनोल को बनाएंगे। तो 4 ब्रोमो फिनोल बनाने के लिए, और ध्यान दीजिए यहाँ पर किसके उपस्थित में करते हैं, तो यहाँ पर H2SO4 या H2SO4 के उपस्थित में जो है पिक्रिक अम्ल बनता है। याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब नाइट्रिक अम्ल किससे क्रिया कराते हैं, फिनोल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यह पिक्रिक अम्ल बन गया है। और पिक्रिक अम्ल का नाम जाने गए हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है। अब यहाँ पर 4 ब्रोमोफिनॉल बनाएंगे। तो 4 ब्रोमोफिनॉल की क्रिया किससे कराएंगे, लिखेंगे जब फिनोल की क्रिया किससे कराएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे। किससे, ब्रोमीन से कराई जाती है, कराई जाती है। तो क्या बनेगा, तो कराई जाती है तो बनेगा 4 ब्रोमो फिनोल बनेगा। 4 ब्रोमो फिनोल तथा क्या बन जाएगा इसमें से, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर 4 ब्रोमोफिनॉल हमको बनाना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा फिनोल। क्या लेना पड़ेगा, फिनोल। अब यह हो गया फिनोल में OH यहाँ लगा रहेगा। किससे क्रिया कराएंगे, तो Br2 से क्रिया कराएंगे। तो यह क्रिया जब हो जाएगा तो यह Br1 यहाँ पे आ जाएगा। फिनोल के जो नीचे यहाँ पर चौथे नंबर पर Br जुड़ जाएगा। Br जुड़ गया, ऊपर क्या रहेगा, OH। जब यहाँ पर Br जुड़ा तो यहाँ से समझिए एक हाइड्रोजन बाहर निकला, तो H और एक Br बचा हुआ है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर HBr हो जाएगा। दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुलित हो गया। जब भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो एक हाइड्रोजन इसमें से कम होगा, इसके साथ चला जाएगा तो HBr हो जाएगा। तो ये बन गया 4 ब्रोमो चौथे नंबर पर, 1 2 3 चौथे नंबर पर जुड़ा है। इसमें 4 इसको पढ़ेंगे ब्रोमो जो है फिनोल कहा जाता है। और उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्रिया के बारे में समझेंगे। अगला क्रिया क्या है, अगला क्रिया जो है सैलिसिलडिहाइड बनाना है। तो सैलिसिलडिहाइड कैसे बनता है और किस अपक्रिया बनता है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो रायमन टिमान अपक्रिया जो होता है उसी में सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो रायमन टिमान अपक्रिया ही यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, जब किसकी क्रिया कराएंगे, लिखेंगे जब फिनोल की क्रिया कराना रहता है। क्या लिखेंगे, जब फिनोल की क्रिया किसके साथ कराना है, तो कहेंगे जब फिनोल की क्रिया, यहाँ पर क्रिया होगा यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफार्म। क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म रहता है। और क्या रहता है, क्लोरोफार्म के साथ तथा सोडियम, क्या लिखेंगे, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, गर्म किया जाता है तो सैलिसिलडिहाइड प्राप्त हो जाता है। सैलिसिलडिहाइड बनता है। और उसके साथ और भी केमिकल बनता है। तो अब रिएक्शन में समझेंगे। और कितने डिग्री पे गर्म किया जाता है, तो अभी आपको समझना है 333 डिग्री सेल्सियस पे जो है गर्म करना रहता है। अब यहाँ पर हमको लेना है फिनोल। अब यह हो गया फिनोल का सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं, यहाँ पर फिनोल हो गया।
और जो है इसमें क्लोरोफार्म CH Cl3 इसको कहते हैं क्लोरोफार्म कहा जाता है। और यहाँ NaOH के साथ गर्म करेंगे तो यह क्रिया करने के बाद यह बनेगा सैलिसल्डिहाइड और यहाँ बनेगा, यहाँ पर OH रहेगा, CHO लग गया, ये बन गया सैलिसल्डिहाइड। उसके साथ जो है NaCl बनेगा, NaCl बनेगा प्लस हो जाएगा और यहाँ H2O बन जाएगा, H2O मतलब जल। यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल बनेगा। अब यहाँ संतुलित करने के लिए, यहाँ 3 लगा लीजिएगा और यहाँ संतुलित करने के लिए 3 यहाँ लगा लीजिएगा और संतुलित करने के लिए 2 यहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है, 2H2O और 3NaOH हो जाएगा। तो यह संतुलित हो गया और सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो गया। और कितने डिग्री पर, 333 केल्विन, 333 जो है केल्विन पर याद रखेंगे, गर्म करेंगे। इसी अपक्रिया को रायमन टीमान अपक्रिया भी कहा जाता है, आपको याद रखेंगे। इस अपक्रिया का नाम क्या है, रायमन टीमान अपक्रिया इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो है फिनोल के साथ जो क्रिया कराया गया क्लोरोफार्म है और सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म किया गया है तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो गया, नमक प्राप्त हो गया और जल प्राप्त हो गया। तो सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त हुआ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला अपक्रिया। अब अगला जो अपक्रिया है बेंजोन क्यूनोन अपक्रिया जो है बेंजोक्यूनोन। तो कैसे ये प्राप्त होगा, बहुत आसान है। जब बेंजीन को जो है ऑक्सीकरण करा दिया जाता है, फिनोल को याद रखेंगे, किसको, फिनोल को ऑक्सीकरण कराते हैं, फिनोल को क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजोक्यूनोन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बेंजोक्यूनोन जो है प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या लेना रहेगा, फिनोल, यह हो गया फिनोल। और फिनोल का जब यहाँ ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण O हो जाएगा, किसके उपस्थित में कराया जाता है, तो यहाँ पर जो उपस्थित होता है याद रखेंगे Na2Cr2O7 और होता है H2SO4, क्या होता है, H2SO4 होता है। इसके उपस्थित में जब गर्म किया जाता है तो यह बनता है बेंजीन क्यूनोन। और ये बेंजीन क्यूनोन का जो है यहाँ पर देख सकते हैं क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा O और यहाँ लग जाएगा यहाँ पर O। देखिए यह O के साथ चला गया और H और यहाँ से H निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो यह क्या प्राप्त हुआ है, तो यही जो है बेंजोक्यूनोन है। क्या है, बेंजोक्यूनोन होता है। इसको क्या कराते हैं, जब फिनोल को ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोक्यूनोन जो है प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं इसमें 5 अपक्रिया आपको बताया गया और 5 अपक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।